अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्स एकेडमी। अगर आप बीएसएन, पोस्ट आरएन, जेनरिक नर्सिंग, डीयूएचएस, केएमयू, यूएचएस, पीएनसी, मिडवाइफरी या किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वाइवा या फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम इस टॉपिक को इतना कंसेप्चुअली समझेंगे कि वाइवा एग्जामिनर चाहे किसी भी एंगल से सवाल करे, आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें। और बिलीव मी, ये टॉपिक हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और वाइवा में जो है रिपीटेडली पूछा जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और सही इसकी टाइप्स और हर डिसऑर्डर की ईजी ट्रिक, इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक 30 सेकेंड रिवीजन ट्रिक भी बताऊंगी जो एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगी। अगर आपको मेरी टीचिंग हेल्पफुल लगती है और आप चाहते हैं कि हर डिफ़िकल्ट नर्सिंग टॉपिक इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में मिले, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब व्हाट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है। तो अ पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डेट इज़ डिस्टिंक्ट टू एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी ट्रेट यानी किसी इंसान की वो ख़ास आदत या खूबी जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली हमेशा वक्त का पाबंद है। अब ये जो वक्त की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी जो है, वो उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, ठीक है। जैसे अगर मैं जो है हर वक्त दूसरों की मदद करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो काइंडनेस जो है वो उसकी क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। अब ट्रेट का मतलब क्या है, कोई जो है करैक्टरिस्टिक को कहा जाता है, ठीक है, ट्रेट। फिर व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। A pattern of inner experiences and behavior that deviates markedly from the expectation of the individual's culture in two or more of the following areas. First, cognition. Second, affect, interpersonal functioning और impulse control. देखो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो हालत है जिसमें किसी शख्स की सोच, उसके एहसासात और उसका जो बिहेवियर है वो जो है ना, सोसाइटी के जो आम मेयार होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। और ये फ़र्क कम से कम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में नज़र आता है। पहला जो है हमने इसमें था कोग्निशन। अब कोग्निशन मतलब सोचने और दुनिया को समझने का तरीका है। अगर कोई हर शख्स को दुश्मन समझे जबकि हकीकत में ऐसा ना हो, तो ये जो है ना, उसके सोचने और दुनिया को समझने का जो तरीका है वो उसकी कोग्निशन है। फिर आता है अफेक्ट। अफेक्ट में हमारे पास जो इमोशन ज़ाहिर करने का जो तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मामूली बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, खुशी के मौके पर जो है ना, हमें कोई एहसास नहीं होता खुशी का, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर तीसरा आता है इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। इंटरपर्सनल फंक्शनिंग मतलब उससे जो है ना, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने और निभाने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो है ना, हर किसी से लड़ाई करना और किसी पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। फिर आता है इम्पल्स कंट्रोल। मतलब इम्पल्स कंट्रोल का मतलब है अपने गुस्से, अपनी जो है डिज़ायर्स या अपने जो है जज्बात पर काबू रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गुस्से में जो है ना फ़ौरन किसी को कोई चीज़ मार देता है या चीज़ें तोड़ देता है, तो वो इम्पल्स में आ जाती हैं, ठीक है। फिर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फैक्ट एंड स्टेटिस्टिक्स। प्रिवलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अबाउट 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। मतलब तकरीबन हर 100 अफराद में से 10 अफराद में से किसी न किसी बंदा जो है ना, वो क्या होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। रेट्स आर हायर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सेटिंग। अस्पताल में जो इन पेशेंट और ओपीडी में आने वाले जो आउट पेशेंट्स में जो है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना, आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओरिजिन्स एंड कोर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थॉट टू बिगिन इन चाइल्डहुड। ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत बचपन या एडल्टहुड में होती है, ठीक है। रन अ क्रॉनिक कोर्स। ये बीमारी जो है ना, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म तक रहती है, ठीक है, और जल्दी ख़त्म नहीं होती। क्रॉनिक हमें पता है कि ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ को कहते हैं। फिर है प्रेवलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। प्रेवलेंस मतलब ये कितनी आम है ना, ये ना, प्रेवलेंस मतलब ये कितनी आम है। जैसे
अब 2% जो है हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, 2% अवॉइडेंट है, सही है, 2% पैरानॉइड है, 2% हिस्ट्रियोनिक, ये सारी इनकी परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। बस आपने ये याद रखनी कि एंटी सोशल जो है वो 4% से 1 तक है, ठीक है, 1 से 4% तक होता है, और जो बॉर्डर लाइन है वो 2 से 3% तक होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे कम है वो क्या है, डिपेंडेंट है, जो 0.5% तक होता है, ये याद रखना, ठीक है। देखो इसका मतलब ये कि ये जो एंटी सोशल है ना वो बहुत ज़्यादा आम है, जबकि डिपेंडेंट और नार्सिसिस्टिक ये थोड़े कम लेस कॉमन है, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर ए, ऑड और एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। क्लस्टर ए में वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंक्लूड होते हैं जिनमें लोग ऑड या एक्सेंट्रिक नज़र आते हैं। ऑड मतलब अजीब, या एक्सेंट्रिक मतलब अलग थलग, ठीक है। इस क्लस्टर में आमतौर पर हमारे पास 3 आते हैं, पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटाइपर, सही है। अब हम पढ़ते हैं पैरानॉइड। पैरानॉइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परवेसिव टेंडेंसी टू बी इनएप्रोप्रिएटली सस्पिशियस ऑफ अदर पीपल मोटिव्स एंड बिहेवियर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान बगैर किसी मजबूत वजह के हर वक्त दूसरों पर शक करता रहता है, ठीक है। उसे लगता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, किसी पर एतमाद वो नहीं करता, ठीक है, सही है। फिर निमोनिक फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, इसका निमोनिक है वो है सस्पेक्ट, ठीक है। ऐसे हमारे पास आता है स्पाउस इनफिडिलिटी सस्पेक्टेड, मतलब वो अपने शोहर या बीवी पर बिला वजह बेवफाई का शक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शोहर जो है ना ऑफिस गया लेकिन बीवी ये समझ रही होती है कि वो किसी और से मिलने गया, तो ये जो है पर स्पाउस इनफिडिलिटी सस्पेक्टेड की एग्जाम्पल थी। फिर है अनफॉरगिविंग, परसिस्टेंटली बियर्स ग्रजेस, मतलब किसी की गलती को जो है ना वो कभी माफ़ नहीं करता, बरसों तक, बहुत टाइम तक जो है ना वो दिल में रखता है। दोस्त ने एक बार मजाक किया लेकिन वो 5 साल भी बाद भी नाराज़ है, ठीक है। फिर आते हैं सस्पिशियस अदर्स विदाउट सफिशेंट एविडेंस, बगैर सबूत के हर किसी पर शक करता है, ठीक है। अगर अक्सर ये जो है ना आंटियों की आदत होती है कि अगर हम उन्हें सलाम ना करें तो वो फ़ौरन ये सोचते हैं कि वो दुश्मन है, ठीक है, कि दुश्मनी इन्होंने चले, अक्सर रिलेटिव्स में ये होता है। फिर है परसीव अटैक्स एंड रिएक्ट्स क्विकली, आम बातों को भी अपनी तौहीन या हमला समझना और फ़ौरन गुस्सा करना। किसी ने कहा कि आज तुम थके हुए लग रहे हो, वो समझते हैं कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं इनिमी इन एवरीवन, हर शख्स को दुश्मन समझता है, हत्ता के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी, मतलब वो हर किसी पर शक करता है और नुकसान पहुंचाना चाहता है दूसरों को। कॉन्फाइडिंग इन अदर्स फेयर, दूसरों को अपनी बातें बताने से डरना, क्योंकि लगता है कि वो गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने, हालांकि वो अपने दोस्त को भी राज नहीं बताता। थर्ड सीन इन एवरी बिनाइन इंस्टीट्यूट, बिनाइन इवेंट्स, आम और बेजरर बातों में भी जो है छुपा हुआ खतरा या तौहीन महसूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे कहता है ना कि तुम अगली बार बेहतर तैयारी करो, अगर मैं उसकी बात को ये समझूं, मैं उसको पॉजिटिव वे में ना लूँ, मैं उसको नेगेटिविटी में लूँगी, मैं बोलूँगी कि नहीं टीचर जो है जानबूझकर जो है ना मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का निमोनिक था, ठीक है। पैरानॉइड मतलब हर किसी पे शक, अगर सवाल में हमसे पूछा जाए, ये ना वाइवा में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है ना क्या क्या चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। और ये जो है ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लस्टर ए का सेकंड पार्ट, ठीक है, वो है शिज़ोइड, a pattern of detachment from social relationship and a restricted range of अफेक्ट, ऐसे शख्स जो लोगों से दूर रहना पसंद करता है, किसी से दोस्ती या ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता और अपने जज्बात भी कम जाहिर करता है, ठीक है। अगर क्लास में कोई जो है स्टूडेंट हमेशा अकेला बैठता है, किसी से बात नहीं करता है, ना खुश होता है ना गम होता है, ठीक है। शिज़ोइड का एक वर्ड आप याद रखो, जो अलोन ज़्यादा रहता है, लोन अलोनर होता है, ठीक है। अब इसका हमारे पास निमोनिक है वो है डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट इसका निमोनिक है। इसमें आता है डिटेच अफेक्ट, मतलब जज्बात वो जाहिर नहीं करता, अफेक्ट हम इमोशंस को कहते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल इम्तहान में अगर किसी के एग्ज़ाम में A+ भी आ जाता वो फिर भी खुश नहीं दिखता। फिर इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म,
मतलब वो जो है ना, तारीफ़ हो या तनकीद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर मुझे कह दे कि वेरी गुड और मैं बिल्कुल खामोश रहूँ, तो ये जो है ना कोई मैंने जो है ना इमोशन कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया। फिर आते हैं सेक्सुअली अनइंटरेस्टेड होता है, टास्क एंड सॉलिटरीली, अकेले काम करना पसंद करता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, कोई करीबी दोस्त उसका नहीं होता है। नेदर डिज़ायर नॉर इंजॉयज क्लोज रिलेशनशिप, ना ताल्लुकात बनाना चाहता है ना उनसे खुश होता है। टेक प्लेजर इन फ्यू एक्टिविटीज़, बहुत कम चीज़ों से जो है ना वो खुशी महसूस करता है, ठीक है। सही है। अब शिज़ोइड में क्या है, बंदा अकेला रहता है, दोस्त नहीं बनाता है, जज्बात कम होते हैं, तारीफ़ या तनकीद से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड डिसऑर्डर क्लस्टर ए का, जिसे हम कहते हैं शिज़ोटाइपल। अब शिज़ोटाइपल अ पैटर्न ऑफ एक्यूट डिस्कम्फर्ट इन क्लोज रिलेशनशिप, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन एंड एक्सेंट्रिसिटीज़ ऑफ बिहेवियर। मतलब ऐसा शख्स जिसे लोगों के करीब आने में शदीद बेआरामी होती है, ठीक है। उसकी सोच और चीज़ों को समझने का तरीका अजीब होता है और उसका जो बिहेवियर है वो भी गैर मामूली होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं ना, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कोई ख़ास ताकत है। वेयर्ड, मतलब इसका कीवर्ड ये है कि वेयर्ड और सोशली ऑकवर्ड हरकतें या बातें बोलता रहता है, ठीक है। फिर आता है निमोनिक। निमोनिक फॉर शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें मैजिकल थिंकिंग है। मैजिकल थिंकिंग मतलब वो ये यकीन रखते हैं कि उसके पास कोई ख़ास ताकतें हैं। मतलब वो कहे कि मैं इसे सोच कर बारिश करवा सकता हूँ, तो ये जो है ना हमारे पास क्या मैजिकल थिंकिंग होती है। फिर एक्सेंट्रिक बिहेवियर और अपीयरेंस, मतलब अजीब लिबास या अजीब हरकतें करता है, ठीक है। गर्मी में कंबल ओढ़ कर घूमता रहता है, ठीक है। फिर होता है पैरानॉइड आइडिएशन, मतलब लोगों पर शक करना। एक्सपीरियंसेस अनयूजुअल परसेप्शंस, ऐसी चीज़ें महसूस करना जो आम लोग महसूस नहीं करते। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहे कि मुझे किसी की आवाज़ें आती हैं। फिर आता है कंस्ट्रिक्टेड और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इसमें जो है ना इमोशन या तो बहुत कम होते हैं या मौके के मुताबिक नहीं होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के फ्यूनरल में जा रहे हो, तो आप अगर उधर हंसो तो उस मौके पर जो है ना हंसना मुनासिब नहीं है। फिर आता है अनयूजुअल थिंकिंग एंड स्पीच, इसमें वो अजीब अंदाज में सोचता है और बातें करता है, ठीक है। फिर लैक फ्रेंड्स, दोस्त उसके बहुत कम होते हैं। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, हर बात को वो अपने बारे में समझता है। अगर टीवी पर कोई ख़बर चल रही है तो वो समझता है ये मेरे लिए पैगाम है। फिर आता है एंजाइटी, सोशल एंजाइटी उसको होती है, ठीक है। लोगों के दरमियान बहुत घबराता है। रूल आउट साइकोसिस एंड पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब जब आप उसकी डायग्नोस करोगे ना, तो उस वक्त ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं मरीज़ को साइकोसिस या पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, सही है। शिज़ोइड जो है, देखो याद रखो, शिज़ोइड और शिज़ोटाइपल में फ़र्क है। शिज़ोइड लोगों से सिर्फ दूर रहना पसंद करता है, जो शिज़ोटाइपल है वो लोगों से डरता भी है और अजीब सोचे भी रखता है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लस्टर बी। अब क्लस्टर बी में ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब देखो ये बी आ रहा है ना, क्लस्टर बी, तो और क्लस्टर ए में ए आ रहा था, तो क्लस्टर ए की एक ट्रिक याद रखो, अवॉइड। उसमें सारे ऐसे डिसऑर्डर होंगे जो अवॉइड करेंगे। क्लस्टर बी में जो है बॉलीवुड की तरह, जैसे ड्रामा, इमोशनल और इरेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लोग ज़्यादातर बहुत जज्बाती, ड्रामा करने वाले, गुस्सा करने वाले और बेकाबू रवैये वाले होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड फॉर एंड वॉयलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स। मतलब इसमें ऐसा शख्स जो दूसरों के हकूक़ की कोई परवाह नहीं करता और बार बार उन्हें नुकसान पहुंचाता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, मारपीट करता है, ठीक है। मतलब उसके कोई रूल्स नहीं होता, उसको कोई गिल्ट फील नहीं होता। इसका नमूनिक हमारे पास होता है कैन नॉट फॉलो लॉ, कानून की वो पाबंदी नहीं करता। फिर है ऑब्लिगेशन इग्नोर, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। रिमोर्सलेसनेस, गलत काम करने के बाद भी पछतावा नहीं होता, चोरी के बाद भी कहते हैं तो क्या हुआ। फिर रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी, अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं करता। अंडर हैंडेड डिसीटफुल, झूठ बोलता और धोखा देता है।
प्लानिंग डेफिसिट इम्पल्सिव, सोचे बगैर फैसले करता है। टेम्पर इरिटेबल एग्रेसिव, जल्दी गुस्सा करता है और लड़ाई करता है, ठीक है। और चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर, चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर इसका मतलब ये कि अक्सर बचपन में जो है ना बचपन में भी ना वो बच्चे जो है ना लड़ाई, चोरी, जानवरों को तकलीफ़ देता या फिर स्कूल के कवानीन तोड़ना शुरू कर देता है, वो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो। और कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? एंटी सोशल जो अफेक्टेड हो, ठीक है। फिर आता है अब ये जो साइकोपैथी जो है ना, ये भी जो है ना, ये क्या है, बहुत शदीद किस्म की एंटी सोशल शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, जिसमें इंसान दूसरे के जज्बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, ठीक है। साइकोपैथ भी उसे कहते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे के इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं करता, उसे हम साइकोपैथ कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर लाइन। Borderline, a pattern of instability in self-image, interpersonal relationship, affect and mark impulsivity। ऐसा शख्स जिसकी पहचान जज्बात, ताल्लुकात और फैसले बार बार बदलते रहते हैं, वो जल्दबाजी में काम करता है। ऐसा शख्स जिसकी अपनी पहचान, जज्बात, ताल्लुकात और फैसले बार बार बदलते रहते हैं ना, ठीक है, और वो जल्दबाजी में काम करता है। इसका निमोनिक हमारे पास है एम सुसाइड। अबैंडमेंट फियर्स, हमेशा डर के लोग उसे छोड़ देंगे। मूड इनस्टेबिलिटी, मूड उसका बहुत जल्दी बदल जाता है। सुसाइडल सेल्फ इंजरियस बिहेवियर, अपने आप को नुकसान पहुंचाने या ख़ुदकुशी की कोशिश करने का उसको ख़तरा ज़्यादा होता है। देखो एग्ज़ाम पॉइंट इसमें यह है कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये अलामत उस बीमारी में देखी जा सकती है, ठीक है, देखी जा सकती है। अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप, ताल्लुकात उसके बहुत गहरे होते हैं लेकिन जल्दी टूट जाते हैं। इम्पल्सिविटी का मतलब सोचे बगैर फैसले करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एंजर पर, गुस्से पर उसका काबू नहीं रहता। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, अपनी शिनाख्त के बारे में उसे उलझन होती है, ठीक है। आज कहते हैं डॉक्टर बनूंगा, कल कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। डिसोसिएटिव पैरानॉइड सिम्टम, शदीद स्ट्रेस में जो है ना हकीकत से कटा हुआ महसूस करना या लोगों पर शक करना, ठीक है। एम्प्टीनेस, हमेशा अंदर से खालीपन महसूस होना। तो हमने जो पढ़ा शिज़ोइड में वो जो क्या है, अकेले रहना पसंद करता है। शिज़ोटाइपल में अजीब सोच, अजीब रवैया और सोशल एंजाइटी होती है। एंटी सोशल में वो जो है रूल को तोड़ता है, धोखा देता है और उसे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। बॉर्डर लाइन में हमने पढ़ा था उसके जो इमोशंस हैं, उसके रिलेशनशिप, उसकी आइडेंटिटी अनस्टेबल रहती है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं क्लस्टर बी, ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्लस्टर बी जो है ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस ग्रुप के लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं और इरेटिक मतलब अजीब बिहेवियर होता है उनका, सही है, ड्रामा किंग समझ लो। फिर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ पैटर्न ऑफ एक्सेसिव इमोशनली एंड अटेंशन सीकिंग, ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशन दिखाता है और हर वक्त चाहता है कि सबकी जो अटेंशन सिर्फ उसी पर हो, मतलब वो हर किसी के अटेंशन को ग्रैब करना चाहता है। क्लास में अगर टीचर किसी और स्टूडेंट की तारीफ़ करे तो ये जो स्टूडेंट है फ़ौरन कोई ड्रामा या हरकत करेगा ताकि सबकी नज़र उस पर आ जाए, ठीक है। आम अल्फाज में हम इसे कह सकते हैं अटेंशन सीकर, ठीक है। इसका निमोनिक हमारे पास है प्रेज में। प्रोवोकेटिव और सिडक्टिव बिहेवियर, ऐसा लिबास या रवैया इख्तियार करता है जैसे लोगों की तवज्जो उसे हासिल हो, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, ठीक है, गैर मामूली लिबास पहनता है, ठीक है, लाइक उर्फी। फिर आते हैं रिलेशनशिप कंसिडर्ड मोर इंटीमेट देन दे आर, ठीक है, आम जान पहचान को भी बहुत गहरी दोस्ती वो समझ लेता है, ठीक है। एक बार किसी से मिला और कहने लगा ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर आता है अटेंशन मस्ट बी एट सेंटर ऑफ, हमेशा चाहता है कि सब लोग उसी पर ही तवज्जो दें, ठीक है। इन्फ्लुएंस ईजली, दूसरों की बातों से जल्दी मुतासिर हो जाता है, ठीक है। स्पीच वांट्स टू इम्प्रेस लैक डिटेल्स, बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन वो जो है ना उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मैंने जो है ना बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पूछो कौन सा काम किया तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। इमोशनल लेबिलिटी शैलोनेस, जज्बात उसके बहुत जल्द बदलते हैं और ज़्यादा गहरे नहीं होते, ठीक है। एक मिनट पहले हंस रहा होगा, दूसरे मिनट रो रहा होगा। मेड अप अपीयरेंस,
ठीक है, अपनी शक्ल सूरत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है ताकि लोग उसे ज़्यादा देखें। ठीक है, एग्जेगरेटेड इमोशनल थिएट्रिकल, छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में पेश करता है। अगर हल्की सी चोट लगी हो तो ऐसे रोए जैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, ड्रामा ज़्यादा करता है। फिर आता है नार्सिसिस्टिक, अ पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। इसमें जो है ना ऐसे शख्स होता है जो ख़ुद को सबसे बड़ा और ख़ास समझता है, हर वक्त तारीफ़ चाहता है, दूसरों के एहसासात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, समझता है कि बस मैं ही बेस्ट हूँ। इसका निमोनिक हमारे पास है स्पेशल बिलीव दे आर, अपने आप को सबसे ख़ास समझता है। प्रीऑक्युपाइड विद फंटेसीज ऑफ सक्सेस, हमेशा बड़ी कामयाबी, ताकत या शोहरत के ख्वाब देखता रहता है। ठीक है, एनवियस ऑफ अदर्स, दूसरों की कामयाबी से हसद करता है। इनटाइटल्ड, समझता है कि हर अच्छी चीज़ सिर्फ उसी का हक है। ठीक है, एक्सेसिव एडमायरेशन नीडेड, हर वक्त तारीफ़ सुनना चाहता है। कॉन्साइटेड, बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर। इंटरपर्सनली एक्सप्लॉइटेटिव, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है। एरोगेंट, तकब्बुर से बात करता है। लेक एम्पैथी, दूसरों के दुख दर्द को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता है। अगर सामने कोई दोस्त रो रहा होगा फिर भी उससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, नार्सिसिस्टिक में हमने पढ़ा कि वो जो है ख़ुद को ख़ास समझता है, सही अटेंशन सीकर होता है, उसको गुरूर होता है, सॉरी अटेंशन सीकर नहीं होता है, वो तारीफ़ उसे पसंद है, वो हर वक्त ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। दूसरों के जो है ना इमोशंस की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में हमारे पास आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें ऐसा शख्स होता है अ पैटर्न ऑफ सोशल, इंग्लिश में क्या, अ पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवेल्युएशन। इसमें ऐसे शख्स होते हैं जो लोगों से मिलने से घबराता है और ख़ुद को जो है दूसरों से कम समझता है और तनकीद या इनकार मतलब रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है। सही है, अक्सर हमारे जो है ना क्लासेस में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जवाब तो आ रहा होता है लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहे होते क्योंकि उनको ये डर होता है कि लोग उस पर हंसे नहीं। इसका निमोनिक हमारे पास है अवॉइडर, अवॉइड एक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, ऐसे कामों से बचता है जिनमें लोगों से मिलना पड़े। ठीक है, व्यू सेल्फ एज अ सोशली इनएप्ट, ठीक है, अपने आप को जो है ना सोशल तौर पर जो है ना वो कमज़ोर समझता है। वो कहते हैं कि मैं लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर सकता। फिर आता है ऑक्यूपाइड विद बीइंग क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड, हमेशा डरता रहता है कि लोग उसे जो है ना क्रिटिसाइज़ करेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। इनहिबिटेड इन न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशंस, नए लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा शर्माता और घबराता है। डेक्लाइंस टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल, लोगों से जो है ना ताल्लुकात बनाने से बचता है। फिर आते हैं एम्ब्रेस बाय एंगेजिंग इन न्यू एक्टिविटीज़, नए काम शुरू करने में शर्मिंदगी या उसे झिझक महसूस होती है। ठीक है, रेफरेंस फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप, करीबी ताल्लुकात बनाने से भी डरता है क्योंकि उसे जो है ना रिजेक्ट होने का खौफ हो रहा होता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा जो है हिस्ट्रोनिक जो है वो अटेंशन सीकर होता है, जो नार्सिसिस्टिक होता है बहुत ज़्यादा प्राउड ही होता है, अवॉइडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है लोगों से मिलने से। ठीक है, और उसको जो है ना रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। ठीक है, और इन तीनों का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है MCQs में। फिर आता है हमारे पास डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में अ पैटर्न ऑफ सबमिसिव एंड क्लिंगिंग बिहेवियर रिलेटेड टू एन एक्सेसिव नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इसमें ऐसा शख्स जो हर वक्त दूसरों के सहारे पर रहना चाहता है, वो अकेले फैसले नहीं कर सकता और हमेशा चाहता है कि कोई उसकी देखभाल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक एडल्ट यंग मिडिल एडल्ट हो, ठीक है, उसको कपड़े ख़रीदने के लिए, खाना खाने के लिए, छोटा सा भी डिसीजन लेने के लिए भी अपनी वालदा या दोस्त से पूछना पड़ता है। तो ये जो है ना डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है। इसमें आता है डिफ़िकल्टी मेकिंग एवरी डे डिसीजन, उसको जो है ना डेली एवरी डे के जो छोटे छोटे फैसले भी वो ख़ुद नहीं कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज कौन से कपड़े पहनूं ये भी वो किसी और से पूछता है। एक्सेसिव लर्न टू ऑब्टेन नर्चरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स,
दूसरों की मदद और मोहब्बत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, चाहे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। सिर्फ इसीलिए हर बात मान लेता है कि लोग उसे छोड़ ना दें। फिर आते प्री ऑक्यूपाइड विथ फियर्स ऑफ बीइंग लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ सेल्फ। हमेशा डरता रहता है कि अगर लोग छोड़ गए तो मैं अपना ख्याल कैसे रखूँगा। फिर आते हैं एग्जेगरेटेड फियर्स ऑफ बीइंग अनेबल टू टेक केयर फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। उसे ये यकीन होता है कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। नीड अदर टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर लाइफ। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां भी वो दूसरों पर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल नौकरी, शादी, पैसे, हर फैसले के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विथ अदर्स। दूसरों से जो है ना डिसएग्री होने से बहुत ज़्यादा डरता है, मतलब इख्तलाफ करने से डरता है। दिल ना भी माने फिर भी वो हाँ कह देता है। फिर आता है एंड ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप, बिगनिंग ऑफ अनदर रिलेशनशिप। एक रिश्ता ख़त्म होते फ़ौरन दूसरा रिश्ता ढूंढ लेता है ताकि अकेला ना रहे। ठीक है। फिर आता है नोटिसेबल डिफ़िकल्टीज इन इनिशिएटिंग और डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। अकेले कोई काम शुरू करने में उसे मुश्किल होती है। टेक केयर ऑफ मी इन इज़ हिज और हर मोटो। उसकी पूरी शख्सियत का मतलब यही होता है कि मेरा ख्याल रखो। ठीक है। डिपेंडेंट में हमने पढ़ा खुद फैसला नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंड करता है और अकेले रहने से डरता है। फिर हम पढ़ते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखो हमारे पास इस तरह के दो टर्म होते हैं, एक ओसीडी होता है और एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है और एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना। ये इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसमें जो है ना बार बार आने वाले ख्यालात मतलब ऑब्सेशन होती है, और कंपल्जन का मतलब है बार बार जो काम हम करते हैं वो कंपल्जन होता है। जो हमारा एक्शन जो हम बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं वो कंपल्जन कहलाता है, और जो हमें बार बार जो हम सोचते हैं वो ऑब्सेशन कहलाता है। ठीक है। और ये एक ओसीडी था। अब ओसीपीडी जिसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है। ये जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हर चीज़ में ऑर्डर, रूल्स और उसको परफेक्शन चाहिए होती है। सही है। अ पैटर्न ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विथ ऑर्डर लाइन्स, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल। तो ये जो है ना ऐसे शख्स होते हैं जो हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट तरतीब के साथ और अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किताबें सीधी लाइन में ना हो तो फ़ौरन उन्हें जो है दोबारा क्या करते हैं, तरतीब से कर देता है। इसका निमोनिक हमारे पास है लॉ फिल्म्स। ठीक है। लॉसिस पॉइंट ऑफ एक्टिवली प्रीऑक्यूपेशन विद डिटेल्स, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी छोटी तफसीलात में वो फंस जाते हैं कि जो मेन पर्पस होता है वो भूल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं असाइनमेंट शुरू करूं लेकिन सिर्फ मैं उसकी फ़ॉन्ट और मार्जिन ठीक करने में पूरा वक्त गुजार दूं तो असाइनमेंट तो मेरा रह जाएगा। फिर आता है एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क कॉम्प्रोमाइज़ परफेक्शनिज्म। हर चीज़ परफेक्ट बनाने की कोशिश में काम मुकम्मल नहीं कर पाता। असाइनमेंट बार बार एडिट करता रहता है लेकिन कभी सबमिट नहीं कर पाता। फिर आता है वर्थलेस ऑब्जेक्ट अनेबल टू डिस्कार्ड, मतलब वो जो वर्थलेस चीज़ें होती ना, बेकार चीज़ें, वो भी नहीं फेंकता। पुराने खाली डब्बे और टूटे हुए पेन भी संभाल कर रख रहा होता है। फ्रेंडशिप एक्सक्लूडेड प्रीऑक्यूपेशन विथ वर्क, काम को इतनी अहमियत देता है कि दोस्तों ख़ानदान के लिए वक्त नहीं निकालता। इनफ्लेक्सिबल ओवर कॉन्सेंशियस, अपने असूलों पर सख्ती से कायम रहता है, आसानी से अपनी राय नहीं बदलता। रिलेक्टेंट टू डेलीगेट, मतलब काम दूसरों को देने से डरता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सही नहीं करेंगे। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है उसमें सब कुछ आप खुद ही करो, वो चाहता है कि सब कुछ मैं खुद करूं फॉर परफेक्शन, क्योंकि दूसरे अगर करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं करेंगे, उसको ये लगता है। फिर आते हैं माइजरली टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, अपने ऊपर भी कम खर्च करते हैं और दूसरों पर भी कम खर्च करते हैं, मतलब कंजूस होता है। फिर आते हैं स्टबर्ननेस एंड रिजिडिटी, बहुत ज़िद्दी और सख्त मिजाज होता है। अगर वो कहते हैं कि यही तरीका सही है तो किसी की बात नहीं मानता। ठीक है। ओसीपीडी में हमने क्या है, उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट। हर चीज़ तरतीब से चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, दूसरों पर उसको बिल्कुल भी एतमाद नहीं होता और ज़िद्दी और रूल्स का पाबंद होता है। ठीक है। सबसे अहम फ़र्क क्या था, डिपेंडेंट, अवॉइडेंट और ओसीपीडी। डिपेंडेंट जो है वो अकेले फैसले नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंड करता है। अवॉइडेंट जो है वो रिलेशनशिप तो चाहता है लेकिन वो रिजेक्ट होने के खौफ से अवॉइड करता है, जबकि ओसीडीपीडी ये लोगों से नहीं डरता,
इसकी असल जो डिफ़िकल्टी है वो परफेक्शनिज़म, रूल्स और कंट्रोल्स होती हैं, ठीक है। सही है। अब हम जो है ना इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली समराइज़ करती हूँ, ठीक है। देखो, ए जो था क्लस्टर ए ऑर्डर एक्सेंट्रिक था। इसमें हमने 3 पढ़े, पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटाइपल। पैरानॉइड जो है हर किसी पर शक करता है, सस्पिशियस होता है। और शिज़ोइड जो है ये लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करता है, लोनर होता है। शिज़ोटाइपल जो है ये अजीब सोच, अजीब लिबास और सोशल एंजाइटी इसको होती है और ये वायर्ड होता है, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर बी, ड्रामेटिक एंड इमोशनल। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है। पहला एंटी सोशल। एंटी सोशल वो होता है जो कानून तोड़ता है, दूसरों के राइट्स की, कोई हकूक़ को पामाल कर रहा होता है, दूसरे के राइट्स का ख्याल नहीं करता, क्रिमिनल होता है, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में ये जज्बात, ताल्लुकात और शिनाख्त हर वक्त उसके बदलते रहते हैं, अनस्टेबल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। एक दिन बहुत मोहब्बत करेगा, अगले दिन बहुत शदीद नफरत, तो ये बॉर्डर लाइन है। फिर आता है हिस्ट्रियोनिक। ये हर वक्त लोगों की तवज्जो चाहता है, अटेंशन सीकर होता है। नार्सिसिस्टिक, ख़ुद को सबसे ख़ास समझता है, उसे लगता है आई एम बेस्ट। फिर आता है क्लस्टर सी, एंशियस और फेयरफुल। इसमें अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और OCPD था। अवॉइडेंट में रिजेक्ट, मतलब उसे दोस्त पसंद है लेकिन वो रिजेक्शन से डरता है, उसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। डिपेंडेंट जो है वो हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि OCPD जो है कंट्रोल और परफेक्ट है, उसको हर चीज़ में चाहिए, ठीक है। अब जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि आपसे वाइवा में जो है ना ये पूछ सकते हैं, पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटाइपल। मुझे लगता है कि मैंने सही से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी जो MCQs हैं ठीक है, वो जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है आपको। चलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। एग्जामिनर ना आपसे पूछ सकता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, तो आप, मुझे लगता है कि मैंने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया है, आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप जो है ना आंसर दे सकें, ठीक है। पहला है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, वो ये पूछ सकता है। उसके कितने क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर बी के क्या डिसऑर्डर होंगे, क्योंकि क्लस्टर बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्लस्टर ए एंड सी। अब वो आपसे OCD और OCPD का डिफरेंस पूछ सकते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिया था। डिफरेंस बिटवीन शिज़ोइड और अवॉइडेंट का पूछ सकता है, ठीक है। जो मोस्ट डेंजरस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये पूछ सकता है, ठीक है। डेंजरस कौन सी होती है हमारे पास, ये वो आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इमोशनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूछ सकता है। मोस्ट ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूछ सकता है। मोस्ट परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पूछ सकता है। लेकिन ये कि आपने कीवर्ड्स जो हैं वो क्या रखना होगा, जहन में रखना होगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो ने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आपके लिए ईजी बना दिया है, तो इस वीडियो को अपने BSN क्लासमेट्स और नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पूरा सिलेबस इस तरह जो है वाइवा फोकस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टाइल में कंप्लीट हो, तो आप जो है स्मार्ट नर्स एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हर वीक नर्सिंग के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज, मेमोरी ट्रिक्स, वाइवा क्वेश्चंस और एग्ज़ाम हैक्स के साथ अपलोड किया जाता है, ठीक है, इस चैनल में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप अगला टॉपिक किस चैप्टर का देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। अल्लाह आप सबको एग्ज़ाम में A+ ग्रेड और सक्सेसफुल नर्सिंग करियर अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।